नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी चैनल पर। आज जो है मैं मरकरी के नक्षत्रों पर बात करने वाली हूँ। देखिए, मरकरी को 3 नक्षत्र मिले हैं। 9वां नक्षत्र है आश्लेषा, 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा और 27वां और अंतिम नक्षत्र है रेवती। इन तीनों का जो रूलिंग प्लैनेट है ना, वो बुध को बताया गया। तीनों में समानता क्या है कि तीनों ही जो राशियाँ जिनमें आती है, जैसे ये आपका आश्लेषा नक्षत्र है, ये कर्क राशि में है, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। और ज्येष्ठा है वो वृश्चिक राशि में है, यही 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, ठीक है। और ये जो आपका रेवती नक्षत्र है, ये मीन राशि में है। सेम वो जो डिग्री का आपको ध्यान रखना है उसके अकॉर्डिंग। तो जो इसकी राशियां हैं, तीनों जल तत्व की राशि हैं, ठीक है। एक होगी कर्क राशि, एक हो गई वृश्चिक राशि और एक हो गई मीन राशि की। और तीनों राशियां उत्तर दिशा की स्वामिनी है। और बुध जो है मरकरी ग्रह, ये खुद नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करता है। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसकी जो स्वामिनी राशियां हैं वो, और प्लैनेट भी मरकरी। और तीनों क्या राशियां हैं, वो जल तत्व की राशियां हैं, मतलब वाटर साइन है, देखिए आप। और बहुत ज़्यादा इमोशनल साइन जो है। और बुध क्या है, बिल्कुल लॉजिक है। आपका माइंड भी जो है एकदम, मतलब कहते हैं ना, विश्लेषण कर पाना किसी चीज़ का सही तरीके से, कैलकुलेटेड माइंड वाला, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ काम करने वाला। बुध को ये नक्षत्र क्यों दिए गए, क्योंकि जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हो तो वो इम्बैलेंस ना हो, उन इमोशंस को कंट्रोल सिर्फ लॉजिक कर सकता है। इसलिए आपको बुध के ये नक्षत्र मिलते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है तो वो भटक ना जाए। देखिए, हम जब एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं ना, तो हमें हमारे जो ग्रंथ है ना पौराणिक, उनमें बहुत सी चीज़ें मिलती है जो इससे मतलब कोरिलेट करती है। जैसे हिंदू ग्रंथों में कथा है बुध के जन्म की ही, जिसमें यह है कि गुरु जो है जुपिटर बृहस्पति, उनकी पत्नी होती है तारा। तारा का जो संबंध है वो सोम के साथ हो जाता है। और सोम और तारा की जो संबंध जो है, जिसको नाजायज बताया जाएगा शास्त्रों के अनुसार, उसकी संतति के रूप में बुध का जन्म होता है। तो जो मरकरी का रिलेशन है वो ना तो गुरु के साथ बहुत हम कहेंगे कि फ्रेंडली है, और ना ही वो चंद्रमा के साथ बहुत फ्रेंडली है। स्पेशली चंद्रमा और बुध अगर साथ में है तो ये प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि उनके बीच का संबंध जो है वो इलीगल हो गया है, मतलब एक नाजायज संबंध है। जुपिटर जो है उनका मेन मतलब काम क्या है कि पर्सन के अंदर का जो, मतलब उसको इनर जो स्ट्रेंथ है, प्रिंसिपल की तरफ लेकर जाना, उसे जीवन में सिद्धांतों की तरफ बनाए रखना, वो सब चीज़ है। और ये कहीं ना कहीं आपको नरिश भी करता है। इसलिए जुपिटर अगर बुध के साथ आ जाए, या जुपिटर अगर बुध को देखे, तो एक तरह से ये होता है कि आपकी बुद्धि को ये मतलब सही डायरेक्शन में रखने का कार्य करेगा। क्योंकि बुद्धि भी है ना बुध, आपका लर्निंग प्रोसेस भी है, आप किस तरह से सीखेंगे, क्या करेंगे। तो वहाँ पे बुध क्या है फिर भी, क्योंकि प्रिंसिपल सिखाता है, वो नरिशमेंट करता है जीवन में, आपका जीव है, तो वो जुपिटर जो है उसको मतलब एक सही डायरेक्शन दे देगा। लेकिन चंद्रमा जो कि जैसे कि मैंने बताया पौराणिक कथाओं में ये है कि जुपिटर की पत्नी के साथ में सोम के नाजायज संबंध के बाद बुध की उत्पत्ति होना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका इमोशनल जो मतलब माइंड है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमोशंस एक तरफ हो गई और माइंड एक तरफ हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बैठ पाएगा। मतलब आपके जीवन में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा भटकाव झेलना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए। और ये मैं जो आपको ये कथा का मैंने उल्लेख इसलिए किया, क्योंकि आप देखिए कि जुपिटर को जो नक्षत्र मिले ना, रेवती नक्षत्र एक, उसमें मीन राशि पर गुरु का आधिपत्य है। एक आश्लेषा नक्षत्र जो मिला है उसमें चंद्रमा कर्क राशि जो उसका रूलिंग प्लैनेट वो है। और एक ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका मैं आपको अभी बता रही हूँ नक्षत्र के, जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अश्लेषा को हम पहले लेते हैं, 9वां नक्षत्र है। तो अश्लेषा नक्षत्र में चूंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि चंद्रमा और बुध का संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है अगर आपने अपनी लाइफ में एक, मतलब कहते हैं ना, नियमों पे आप नहीं चले, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किए, आदर्शों सिद्धांतों पर नहीं रहे आप कायम, तो फिर आपके जीवन में आपको समाज में जो है एक, वो कहते हैं ना, सामाजिक आपको मतलब स्टेटस जो है, आपका स्वीकार्यता जो है वो आपको नहीं मिलती। लोगों के बीच में आपकी इमेज खराब हो सकती है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र के देवता जो है नाग माने जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये नक्षत्र अपने साथ में एक मतलब निगेटिविटी को कैरी किए हुए है। उसका रीज़न क्यों मानते हैं कि
इस नक्षत्र वालों का जो मतलब जैसे कि क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत चतुर और चालाक होते हैं। मतलब आप पता नहीं कर पाएंगे कि उनकी रियल इमेज क्या है। वो जैसे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने। लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक बिहेवियर, थोड़ा सा मतलब एक धोखा देना या धोखा खाना, ये उनकी लाइफ में चीज़ रहती है, क्योंकि लोग उनको शक की नज़रों से देखते हैं और ये शक की नज़रों में पर मतलब लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तरह की फ्रस्ट्रेशन रहती है। इसी वजह से इस नक्षत्र को थोड़ा सा निगेटिव बताया। लेकिन इसकी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि ये क्योंकि बहुत डिप्लोमेटिक बिहेवियर कर सकते हैं, तो ये लोग ऐसे फील्ड में चले जाएं, मतलब जैसे पॉलिटिक्स से जुड़ गए ये लोग या राजनीति में चले गए। इसके अलावा ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पे बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चाहिए, वहाँ पे ये लोग सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ पे एक हम कहें ना अच्छा कूटनीतिज्ञ की तरह सोच कर काम कर सके। बिजनेस भी करना है तो बिजनेस के अंदर भी आपको कई बार बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी के साथ जो है डिसीजंस लेने होते हैं। और हमेशा देखिए, ये आश्लेषा नक्षत्र जो है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आपको ख़राब रिजल्ट ही देगा। ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है अगर आपने इसके जो देवता है उनकी आप आराधना स्टार्ट करते हैं। जैसे नाग है तो नाग की आप आराधना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके मतलब नकारात्मक जो रिजल्ट है वो आपको लाइफ में मिल रहे हैं, तो वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। शिव जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। ऐसे शिवलिंग पे पूजा कीजिए जिसके चारों तरफ नाग हो, ठीक है, तो उससे इसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है देखिए, वो आपको अच्छा रिजल्ट तभी देगा जब आपके होरोस्कोप में मंगल अच्छी स्थिति में हो। मतलब वैसे तो क्या है कि चंद्रमा आपका जिस भी राशि में प्लेस्ड होता है उससे आपको महादशा मिलती है, ठीक है, और वही इसीलिए नक्षत्रों की इतनी महत्ता है, क्योंकि आपको अपने जीवन में जो महादशा जब मिलेगी उससे आपका पूरा जीवन, आपका भाग्य निर्धारित हो जाता है। कि मान लीजिए अगर आपको आपकी एज में 50 के बाद में अगर अच्छे ग्रह की महादशा स्टार्ट होती है, दशा आती है, तो वो आपको इतना मतलब आनंद नहीं दे पाएगी जितना आपको 20 से 30 के बीच में वो चाहिए। एक टाइम की आपको अपना करियर बनाना है, आपकी मैरिज की बात है या आपका पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह पे, तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जाएगा उसका रूलिंग प्लैनेट से आपको दशा स्टार्ट होगी। तो जैसे चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में गया है तो बुध से आपको दशा मिली, या आपका एक है कि कोई भी प्लैनेट बुध के नक्षत्र में, क्योंकि जब आप नक्षत्र को समझे ना, आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, वो तो क्वालिटी आएगी, लेकिन उसके साथ में बुध के नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है और ये आपको क्या सिखाते हैं। आपकी जो जर्नी है ना सॉल की, कि आपको लर्निंग प्रोसेस सीखते हुए जाना है, वो आपको सिखा रहे हैं। और वो किस तरह से सिखा रहे हैं कि आपको इमोशनल पेन देखिए, जैसे कहीं पे इमोशनल पेन बहुत मिलेगा, चंद्रमा ज्येष्ठा में गए इमोशनल पेन मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके जो मतलब देवता है वो इंद्र माने जाते हैं, और इसका स्पेशल इंद्र का क्या है कि वो देवताओं के राजा है। तो मतलब इन ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की खासियत होती है कि इनके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी होती है, मतलब एक राजा बनने की, ज्येष्ठ नाम ही है ना, बड़ा बड़ा बनने की चाह ये रखते हैं और इनमें वो क्वालिटी टैलेंट होता भी है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि वो मतलब बहुत जल्दी या तो विचलित हो जाएंगे या कोई निर्णय सही जल्दी नहीं ले पाएंगे। बहुत मतलब एक कन्फ्यूज़न के साथ में जो है, परेशान होने के साथ में ये चीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो मून है देखिए उसका मतलब स्ट्रांग नहीं है। आश्लेषा में भी यही है, अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में होगा ना तो आदमी के मन में भटकाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। यही चीज़ ज्येष्ठा में है। और यहाँ पे बुध जो है वो आपको लॉजिक के साथ चीज़ों को हैंडल करने का टैलेंट देता है। वक्ता बहुत अच्छे होते हैं ज्येष्ठा वाले, मतलब जो भी प्लैनेट जाएगा आप देखिए वहाँ पे स्पेशल बात होगी कि वक्ता अच्छे होंगे, वाणी में एक प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन हाँ, लीडर बन सकते हैं, ये टैलेंट उनमें है, क्वालिटी, और ये समाज में सामने आती है। समाज में उनका मतलब एक अच्छा स्टेटस और रुतबा होता है। अंतिम नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र देखिए मीन राशि में आता है, और यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गुरु क्योंकि किसी चीज़ पे लगातार चिंतन और मनन भी करना है, ठीक है, तो वो चिंतन और मनन करते रहते हैं। मतलब एक वो रहता है गुण इसके अंदर, रेवती नक्षत्र के अंदर, और लर्निंग प्रोसेस में भी रहते हैं। इमोशनल तो साइन है क्योंकि जल तत्व की राशि मीन राशि, तो वो मतलब एक कन्फ्यूज़न का, एक ओवर थिंकिंग वाली जो चीज़ है ना, वो रेवती नक्षत्र में आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ को लेके उसी के बारे में सोचते रहना, कभी उसमें लॉजिक लगाएं या कभी इमोशंस में उलझ जाएं। लेकिन इस नक्षत्र की जो अच्छी बात है वो ये कि पर्सन जो होता है वो उसके पास में नॉलेज बहुत होता है, विजडम अच्छा होता है,
जुपिटर और मरकरी दोनों का प्लेसमेंट अगर अच्छा है ना, तो हायर एजुकेशन पर्सन का बहुत अच्छा होता है। मतलब उसको समझ होती है चीज़ों की, ठीक है। और दूसरा कि संपत्ति प्रॉपर्टी भी इनके पास अच्छी खासी होती है, मतलब वेल्थ अच्छी बना लेते हैं। और इनको ये होता है कि समाज में हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम चलता रहे। बुध के नक्षत्रों की खासियत है, क्योंकि जो मरकरी के नक्षत्र है ना, उनको बेसिकली कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकार्यता चाहिए। मतलब समाज में उनको उनकी छवि बहुत मैटर करती है, और उसके लिए वो जो है साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाते हैं, ठीक है। तो जो अश्लेषा वाले हैं ना, वो बेसिकली आप देखिए कि उसमें दाम और दंड ये दो गुण चलते हैं, वो इस पे काम करते हैं। ज्येष्ठा वालों का साम प्रमुख होता है, और रेवती वालों का भेद। मतलब कि वो सीक्रेट्स जो है ना, दूसरों के सीक्रेट्स वो अपने पास रखते हैं, और मतलब दूसरे लोग इस तरह से आकर उन्हें अपने आप अपने सीक्रेट्स बता देंगे। तो ये जो एक भेद का तत्व है, ये इनमें है। आप इसको इस तरह से समझिए। और रेवती नक्षत्र में आपका कोई भी प्लैनेट जाएगा ना, तो वो प्लैनेट क्या है, आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएगा। जैसे मान लीजिए गुरु ही प्लेस्ड है, गुरु मीन राशि में स्वग्रही भी है और रेवती नक्षत्र भी है। इसका मतलब वो पर्सन पास्ट लाइफ से कोई नॉलेज, कोई विद्या अपने साथ कैरी कर रहा है। कई बार होता है ना, आप देखते हैं किसी पर्सन को कि इस व्यक्ति को इस फील्ड में इतना अच्छा ज्ञान कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो अध्ययन उसने पास्ट लाइफ से वो लिए हुए आ रहा है अपने साथ। तो इस जन्म में बहुत थोड़े से प्रयास से जो है वो सारी स्मृतियाँ जो है पिछले जन्म की, वो उजागर हो जाती है, और आपको लगता है इस पर्सन को इस फील्ड में इतना नॉलेज है। तो ग्रह ऐसे काम करते हैं, नक्षत्र ऐसे काम करते हैं। विष्णु की आराधना करना इनके लिए अच्छा है, रेवती नक्षत्र वालों के लिए। तो ये जो नक्षत्र है, इसको समझने के लिए आप इनको मेन जो मतलब फीचर है, मेन चीज़ वो समझ लीजिए, और उसके बाद उसे उस चीज़ में लेके चलिए। जैसे रेवती का सिंबल जो है वो मतलब एक पेयर ऑफ फिश है, ड्रम की तरह है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी है कि आपको प्रकृति के साथ में या किसी और की ऊर्जा के साथ में एकीकृत होना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका मरकरी क्योंकि थॉट है, एक विचार है, आपको अपने विचार, अपने थॉट को एक साइड में रख के जब तक आप किसी और की ऊर्जा के साथ एकीकृत नहीं होते हैं, तब तक आपको परम आनंद या सुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसीलिए वीनस या एग्जॉल्टेड है। वीनस एग्जॉल्टेड हो रहा है इस सेंस में कि आप किसी और की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और बुध जो है मीन राशि में नीच का हो रहा है। तो मेन नक्षत्र का जो सिंबल है ना, वो भी बहुत सी चीज़ें क्लियर करता है। ज्येष्ठा का जो सिंबल है वो एक मतलब कान का कुंडल की तरफ समझ लीजिए, ठीक है। कुछ जगह इसे अम्ब्रेला भी बताया गया, छतरी जो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बारिश हुई तो उसमें आपको प्रोटेक्शन कोई दे रहा है ना। तो ज्येष्ठा वालों को अपने आप ऐसा होता है कि परेशानी आती तो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और कान की कुंडल देखिए, कहीं ना कहीं राजसी तत्व को लिए हुए हैं। मतलब पहले के ज़माने में राजा महाराजा कानों में कुंडल धारण करते थे बड़े बड़े, और इंद्र इसके देवता है। मतलब राजा जो है, राजाओं का राजा, वो लीडरशिप की क्वालिटी है, या फिर वो राजसी जो उसके अंदर एक रॉयल चीज़ है, वो ज्येष्ठा वालों की खासियत है। और अश्लेषा का जो सिंबल है ना, वो एक तरह से मतलब कुंडली मारे हुए कोई नाग है, चक्र, इस तरह का सिंबल है। तो उसमें आपको क्या होता है, अपने अंदर की जो मतलब कुंडलिनी शक्ति है उसे तो जागृत करना ही है, अदरवाइज आपकी लाइफ में भटकाव बहुत होगा, परेशानी बहुत आ सकती है। और इसके अलावा जैसे नाग जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो कुंडली मार के बैठा रहता है। तो एक ये है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, बहुत आप समझ सकते हैं, कोई हिडन चीज़ है जिसको आप कहीं ना कहीं उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा आपको रहेगी, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कोई आता है, तो क्योंकि सांप में जहर है, वो अपना फन फैला के उसे मतलब तकलीफ भी दे सकता है। तो अश्लेषा वालों की लाइफ में क्या होता है, या तो उन्हें लोगों से धोखा मिलता है किसी ना किसी तरीके से, या फिर वो खुद ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि वो किसी और पर, जैसे किसी और को मतलब एक होता है ना कि धोखा देना, तकलीफ देना, वो चीज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लाइफ में प्रिंसिपल्स को लेके चले, आदर्श और सिद्धांतों पर रहें। बुध के नक्षत्र वैसे बहुत ये चीज़ सिखाते हैं कि जब तक आपके जीवन में आप सिद्धांतवादी नहीं होंगे, अपने आदर्शों पे नहीं टिकेंगे ना, तब तक लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लर्निंग प्रोसेस है, इमोशनल साइंस है, तो एक लॉजिक और इमोशंस का द्वंद्व तो चलता रहेगा, कन्फ्यूज़न भी रहेगा, लेकिन उन सब को पार करने के बाद में आपको अपने लाइफ की आगे की जर्नी जो है करते रहना। आशा करती हूँ बुध के नक्षत्रों पर जो आज मैंने बात की है उससे आपको काफ़ी कुछ जानकर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।